हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जो कि सेकंड चैप्टर पर बेस्ड है, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है एक वीडियो में, तो आज भी इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ओनली इन वन वीडियो, क्योंकि हमें और चैप्टर्स भी करने हैं। और ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूटेगा, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। जिनके डेरिवेशन आते हैं वो डेरिवेशन हम डेफिनेटली करेंगे, और जिनके डेरिवेशन नहीं आते, वैसे भी एनसीईआरटी में ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो जिन जिनके डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हैं वो हम सारे करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। तो जो पहला टॉपिक है, वन सेकेंड, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट, दूसरा कैपेसिटेंस वाला पार्ट। दो पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीटली डिवाइड है। ओके, सो पहले पार्ट में ही, जस्ट वन सेकेंड, हाँ, जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है पहले इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास, पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं। ये एक सेकंड में, बेटर है कि यहीं पर समझाऊं। आई होप मैं कहाँ पर दिख रहा हूँ। वन सेकंड ना, कैमरे में। ओके, ऊपर स्क्रीन दिख रही है। सो अब क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? सो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम ई है। इसमें दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसमें एक टेस्टिंग चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, ठीक है। सो किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, फाइनल माइनस रिहर्सल। यहाँ से यहाँ गए तो वी बी माइनस वी ए हो गया। सो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो जो कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसकी यूनिट आपको पता है वोल्ट होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है फिर? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, अगर यही पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रख दूं मैं, वन सेकेंड मैं आपको शो करता हूं इस पॉइंट को। पॉइंट इज ओके। सो मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट ए था अभी, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रख देता हूँ कहीं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रख दिया। क्यू नॉट चार्ज अब यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से मतलब बाहर के इलाके को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बाहर का इलाका है उसे बोलेंगे इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में जो वर्क डन होता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम डेफिनेशन लिखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में जो वर्क डन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दो डेफिनेशन क्लियर रखना तो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो पहला डेरिवेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहले से प्रूफ करते हैं। देखो, वन सेकेंड में एक पेज कॉपी कर लूं ताकि आई नीड अ ब्लैंक पेज। ठीक है। सो अब देखो, मैं क्या करता हूं, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। जैसा मैं कर रहा हूं ना वैसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो एक चार्ज है,
इस चार्ज के कारण, देखो मैंने एक चीज फॉर्मूला करा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट आर डिस्टेंस कराया था, तो वैसे ही ये भी है, किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रही है, ठीक है, जब किसी चार्ज को इसके फील्ड में लाया जा रहा है, कहाँ से, इन्फिनिटी से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो मान लेते हैं एक चार्ज है जो कि ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को, और यहां से एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस आर है, और यहां से एक दूसरा पॉइंट एक्स डिस्टेंस दूर, यहां पर एक पॉइंट पी रखा हुआ है जहां पर चार्ज क्यू नॉट रखा है मैंने, क्लियर है, यहां पर एक चार्ज क्यू नॉट ऑलरेडी रखा हुआ है, और इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप एक चीज दिमाग में रख लो, कोई भी डेरिवेशन करोगे जो उस टॉपिक का जो इनिशियल पॉइंट था ना, एग्जाम में हमें एग्जाम में मार्क्स लाना है, पहला मोटिव ये है अभी हमारा, ठीक है, लास्ट में रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो चीज मैटर करती है, क्योंकि सभी लास्ट में भी रिजल्ट देखेंगे, तो पहले मोटिव है कि आप टॉपिक को समझ लो और उसका बेसिक क्रक्स डाल लो, एग्जाम में अगर थोड़ा भी भूल के डिराइव करना तो आपके दिमाग में रहेगा कि अरे ये बताया था, इससे ऐसे कर लूंगा, आई बात समझ में, तो वही लॉजिक आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सो देखो आप क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पी पर रखे क्यू नॉट चार्ज को एक्स डिस्टेंस, ये जो एक्स डिस्टेंस है इससे आर डिस्टेंस पर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इनिशियल डेफिनेशन थी वो थी वर्क डन वाइल मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही पोटेंशियल है, तो चार्ज तो मेरे पास है क्यू नॉट, लेकिन मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क डन निकालना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे, तो वही हमारा मेन मोटो भी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को शुरुआत में dx डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में खिसकाता हूं, क्योंकि मुझे अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा dx। अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी तो छोटा ही होगा, है ना। अच्छा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्टिंग चार्ज को कहां को धकेल रहा होगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है ना, इधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर को फोर्स लग रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस मैंने समझाना था, मैंने बता दिया, उसको दिमाग में रखना, डिस्प्लेसमेंट और लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर है। सो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब देखो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा मैंने बोला, तो दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, वो होता है आपका के, वन सेकेंड, के क्यू क्यू नॉट अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, विच इज एक्स स्क्वायर एंड dx। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो छोटा वर्क निकाल दिया, अगर मैंने जब इसको dx डिस्टेंस खिसकाया तो मैंने छोटा वर्क निकाल दिया, अगर मुझे अब कंप्लीट वर्क निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, कहां से कहां लेके आ रहा हूं, x डिस्टेंस से r डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस से r डिस्टेंस पर, समझ में बात आ रही है, ठीक है। अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं दो पॉइंट्स की, ए एंड बी की, क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और बी और पी की भी, ठीक है, क्योंकि हम कहां से लेके आ रहे हैं, पी से बी पर लेके आ रहे हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे अभी तक हम पहुंच चुके हैं कि मैंने छोटा वर्क डन निकाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी एक्स, और एफ की वैल्यू मैंने रख दी। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिस्टेंस से मैं उसको लेके आ रहा हूं आर डिस्टेंस पर, है ना, एक्स डिस्टेंस से आर डिस्टेंस पर लेके आ रहा हूं, और फोर्स की वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो जो कॉमन है वो सब बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स आर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स,
डब्ल्यू की वैल्यू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, V इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, K Q, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस, ओके सॉरी मैं यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x⁻², dx का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस सी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, जो ये माइनस है ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, है ना। सो क्या बचा मेरे पास, 1/x बचा, और ये क्या बचा, x/r, सॉरी x/r। तो अब मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो K Q, क्या करूंगा, अपर लिमिट, सो 1/r माइनस 1/x। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाओगे, क्लियर है, किसी चार्ज के कारण, हाँ किसी चार्ज के कारण, ये भी ध्यान रखना, अगर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब देखो सीन क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस x पॉइंट को इन्फिनिटी पर मान लूं, ठीक है, ये उल्टी एरो हो गई, सॉरी, अगर मैं इस x पॉइंट को इन्फिनिटी पर मान लूं, ये कुछ इन्फिनिटी x पॉइंट रहा मेरा, ठीक है, मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, सो v इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर v इज इक्वल टू आएगा आपका K Q 1/r माइनस 1/, वाह हार्ड बन रहे हैं यहाँ पे और तो कुछ नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, ओके, सो ये बनेगा आपका इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना होता है, 0। तो फॉर्मूला क्या बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो बना K Q/r। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, कहाँ पे, एट r डिस्टेंस। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। देखो एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, आपको बस याद रखना है, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में, जो कि मैंने पूरा 2 घंटे का लेक्चर लिया हुआ है, पहला चैप्टर जिसमें कंप्लीट कराया, उसमें मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि ड्यू टू अ डाइपोल कैसे निकाला जाता है, सेम मेथड लगेगी, बट इसमें क्या होता है, चार्ज मैटर कर जाता है। ठीक है, वहां पर जो आप ई नेट निकालते हो ना, ई नेट किस लिए, ई ए माइनस ई भी होता है, यहाँ जो माइनस क्यू चार्ज लोगे डाइपोल में, तो माइनस क्यू की वैल्यू पुट करोगे एक्चुअली में, समझ में बात आई ना, वहां माइनस की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होती है, या ये शॉर्ट फॉर्मूला याद रख लो, उसका डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, इतना नहीं पूछा जाता, बस न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बेसिक डेरिवेशन क्या है, देखो अगर आप, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, अगर आप एक ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल है, उसके कारण एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, सॉरी, किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर क्या निकाल रहे हो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो। ठीक है, देखो कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक डायपोल निकल जाए तो उसे माइंड मत करना, समझ जाना मैं क्या बेस्ट वे समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, तो कैमरे के सामने बोलना लगातार इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, स्पेशली फॉर मी नाउअडेज। सो हो क्या रहा है, देखो ये मैंने क्या लिया है, एक डायपोल लिया है, डायपोल के सेंटर से यहाँ पे एट एक्सियल पोजिशन कुछ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये यहाँ से जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, P/r² आ जाएगी। आई बात समझ में, किसके लिए, एट एक्सियल पोजिशन के लिए। अगर यही इक्वेटोरियल के लिए हो तो तब क्या हो जाएगा, ये इसके यहाँ से यहाँ पे निकालोगे, है ना, यहाँ से यहाँ पे निकालोगे, तो टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 पुट करोगे उस केस में एंगल कितना होगा, 90, तो cos 90 पुट करोगे तो पूरी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। तो कहने का मतलब हो गया एक्सियल के लिए जो पोटेंशियल होती है वो होती है K/P/r², एंड जो आपकी पोटेंशियल आती है ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन वो आती है आपकी 0। ये फॉर्मूला आप याद रखना, एक्सियल के लिए cos 0 पुट करोगे, और आपका इक्वेटोरियल के लिए cos 90 पुट करोगे। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए फॉर्मूला नोट कर लो और जो वैल्यू मैंने बताई उसको नोट कर लो। दैट इज इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इतना सिलेबस नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। सिलेबस कम ही है, वो हाइप बना दी जाती है कि ये भी पढ़ लो वो ही पढ़ लो। नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेसिफिक बनना है, उतना ही पढ़ना है। दैट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इतना इधर उधर नहीं झांकना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रहा था, तो मैंने आपको उसमें समझा रखा है कि किसी स्पेयर के कारण, स्पेयर कितने टाइप के बताए थे मैंने आपको, 4 टाइप के बताए थे, है ना। एक सेकंड में आपको वहां पर ले जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। 1 सेकंड। आई थिंक मैंने वो डिलीट कर दिया है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर समझाता हूँ पहले। देखो, मैंने आपको 2 तरीके के होलो स्फीयर और 2 तरीके के सॉलिड स्फीयर बताए थे। होलो स्फीयर में क्या होता है, आपका कोई स्फीयर है मान लो मेरे पास, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप बिल्कुल नहीं बनी है हमारी। तो देखो, ये एक स्फेयर है। अगर स्फेयर 2 तरीके के होंगे, एक होगा होलो, एक होगा सॉलिड। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग जो होगा, सॉलिड में कंडक्टिंग, होलो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग तीनों का सेम नेचर होता है। मतलब कि अगर उसमें चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ स्प्रेड हो जाएगा, सरफेस में स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर ही वॉल्यूम में रहता है, जहां आप इंजेक्ट करते हो चार्ज वहीं रहता है, ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का ये केस बताया था। अब इसमें सीन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल में जो आउटसाइड सेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, प्रूफ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटसाइड पोटेंशियल कितनी होगी, जो दे रखी है देखो, V इज इक्वल टू 1/4 Q अपन R। ऑन द सरफेस पर पोटेंशियल कितनी होगी, उतनी ही रहती है। और मजे की बात है, इसके अंदर भी जो पोटेंशियल है उतनी ही होती है जितनी सरफेस पर होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर कितनी होती है, 0 होती है। ये आप जरूर ध्यान में रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, जनरली फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशन नहीं आता, मैं यही बोल रहा हूँ। तो उतना ही पढ़े जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन है जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो होता क्या है, मान लो एक चार्ज लिया मैंने, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसमें 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ठीक है। आप किसी चार्ज पार्टिकल को खिसका रहे हो, ठीक है, इधर की तरफ, क्यू नॉट को, ठीक है। बी से कहा ले जा रहे हो, ए पे ले जा रहे हो। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आपको निकालना क्या है, देखो रिलेशनशिप निकालना है E एंड V पर, है ना। सो E एंड V पर रिलेशनशिप कब आ सकता है, जब आप V का, क्योंकि चैप्टर है पोटेंशियल वाला, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो आप W निकाल लो, यहाँ पर W क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लो, D। लिखना पड़ेगा आपको, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B इज D एंड द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट इज V मान लेना है यहाँ पे। क्लियर है। तो अब क्या होगा, आपका जो वर्क डन होगा वो होगा आपका फोर्स, जो आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा है, EXT, ठीक है। ये EXT लिखा है, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख लूं ताकि साफ दिखे। ये जो फोर्स है ये है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा जनरली, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में इसको लेके आ रहा हूं। आई बात समझ में। तो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Q नॉट E होती है इंटू डी। कोई कुछ लोग इसको एल भी लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर W है, इसकी वैल्यू क्या होगी, V इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया,
माइनस वी अपॉन डी, जिसको आप डी वी अपॉन डी आर भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 1 सेकेंड। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? देखो इसके नाम में ही इसका आंसर है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल ऐसा सरफेस जिसकी पोटेंशियल सेम हो, उसे क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सरफेस ऑन व्हिच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। पहला क्या है? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब है, मान लो स्पेसिफिक रहना है, नोट्स को कॉपी एंड पेस्ट कर लो, या आप कॉपी एंड पेस्ट मतलब नोटबुक में आप उतार सकते हो, या इसका सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैट जीपीटी से बोलो कि जो इसमें लिखा है लिख के दे दे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, फिर रिवाइज में लग जाना, रिवीजन मोड में लग जाना फटाफट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी। तो मान लो यहां से यहां पर इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं। तो चार्ज को मैं क्या करता हूं, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ले जा रहा हूं, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालनी है तो क्या करूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस वी बी, सो डब्ल्यू अपॉन क्यू। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा तो दोनों की पोटेंशियल, चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो पोटेंशियल बी की होगी वही पोटेंशियल ए की भी होगी, है ना? तो वी ए बराबर वी होगा। तो दोनों की तो अगर मेरे को पता है कि वी ए बराबर वी बी है, तो मैं इस वी बी की जगह वी ए रख सकता हूं, तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, है ना? तो जीरो इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। और फाइनली डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो वही मैंने प्रूफ कर दिया ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज, जो कि शो हो रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बोर्ड एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला एज इट इज याद रख लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वही है कि चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी हो स्टोर होगी उसे बोलेंगे इक्विपोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? सो ये आप याद रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है? देखो कंडक्टर क्या होता है, जिसके पास क्या होता है, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को खुद से होकर जाने में। इंसुलेटर क्या होता है? जो अलाउ नहीं करता है। अब उसके बीच में आता है डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो अलाउ नहीं करता फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, बट परमिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू एक्ट थ्रू इट। मतलब क्या होगा, अगर मैं वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में लगा दूं, मान लो मेरे पास ये पेपर है। ठीक है, कोई पेपर ले लेते हैं। 1 सेकंड में आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूं। मान लो मैंने पेपर लिया, ठीक है, सॉरी यही ले लेते हैं, यहीं पर रखा है, एक पेपर लिया है। ठीक है, ये अभी जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा ना कि जब आप कॉम को सर पर रब करते हो तो आपके कॉम में चार्ज डेवलप हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं। उसके कारण जो आप अगर कोई कागज या कागज उसमें चिपकाओगे तो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में समझा रखा है, राइट? सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है। क्लियर है? तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? वो मटेरियल जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर खुद भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्लियर है? तो जैसे ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। कहने का मतलब हो गया, देखो ये इसका साइज बहुत छोटा होता है। मतलब अगर मैं HCl का एग्जांपल लूं, 1 सेकंड, ये सर्कुलर क्यों नहीं हुआ, हो गया। और Cl का एग्जांपल लूं, ये थोड़ा बड़े साइज का होता है, तो इनके जो ये H है, इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर O2 का मॉलिक्यूल लूं तो एक O2 होगा। वाओ, कोई स्ट्रक्चर बनवा ले बस मुझसे, वो खुश हो जाएगा। ओके, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है
और ऐसे ही मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लेता हूँ ताकि बेटर रहे। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही लिया मैंने इसके बगल में। तो दोनों के सेंटर क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, एक के पीछे एक इजीली हम ढक भी सकते हैं इनको। क्लियर है? तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और पोलर डाइलेक्ट्रिक ये होते हैं जिनके सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आओ देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब होता है कैपेसिटर का काम क्या होता है। देखो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर देखा होगा कि जो आपका कैपेसिटर है इमेज में, आज जनरली आपने देखा होगा फैन में लगा रहता है ऊपर सिलेंड्रिकल शेप का ना। तो कैपेसिटर का जनरली काम क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग। मतलब क्या होता है कि हम फैन को सीधे स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको एनर्जी चाहिए स्टार्ट होने में ना। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो देता है कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर ऑलरेडी चार्ज स्टोर होता है, तो सडनली चार्ज क्या करता है, रिलीज करता है, तो फैन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। आपने देखा धीरे 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 फिर फ्लो पकड़ता है। तो होता क्या है, सडनली उसे क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, चार्ज चाहिए होता है। चार्ज ही क्या एनर्जी है, करंट है वहां पे। समझ में आ गया ना? यहाँ पर चार्ज के लिए एनर्जी का काम कर रहा है, बूस्टर का काम कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चार्ज क्या को स्टोर करने का जो काम होता है वो होता है कैपेसिटर का। क्लियर है? तो वो उसका काम क्या होता है, सडनली चार्ज रिलीज करना। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी क्षमता कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है। जितना बड़ा बर्तन उतनी उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, मैं भी समझाता हूं। देखो व्हाइट बोर्ड पे देखो पहले। ठीक है, सो 1 सेकेंड। देखो मेरे पास एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। समहाउ मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ पहला प्लेट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया। ठीक है, तो होता क्या है, इसको जैसे यहाँ ना इन दोनों वायर को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो सडनली चार्ज रिलीज होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, चार्ज स्टोर रहता है। ये कुछ ऐसे, ये सारा चार्ज स्टोर रहता है। ठीक है, बीच में इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी होगा। ठीक है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके फॉर्मूले में गो थ्रू करेंगे। देखो मेरे पास मान लो एक स्पेरिकल, कुछ भी सॉलिड स्पेरिकल मेटल है। ठीक है, मैंने इसको चार्ज दिया, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देता गया। तो आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ, 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 ये कुछ। तो इसको मैं पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर दिया मैंने इसको। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैंने इसको जब चार्ज किया कंप्लीटली, तो हुआ क्या, इसकी मान लो इसकी रेडियस आर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं विच इज आर। तो मैंने इसको चार्ज दिया, तो इसकी एक क्षमता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को ये होल्ड कर पाएगा। हुआ क्या, जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता गया वैसे वैसे की पोटेंशियल क्या हुई, बढ़ती गई। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाता गया और पोटेंशियल बढ़ती गई। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि इसका चार्ज, मतलब ऐसा ना कि आप एक लिमिट तक तो खाना खा पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप, पहले मैंने आपको कैपेसिटर का मतलब बताया, वो क्या होता है, जो चार्ज स्टोर करता है। भाई इतनी सी बात है कि इसको स्टार्ट करने के लिए वो क्या करता है, सडन चार्ज रिलीज करता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, फैन को स्टार्ट करना है तो वहां पर सडनली चार्ज रिलीज कर देगा, फैन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे घूमना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अभी एक स्पेरिकल कैपेसिटर का एग्जांपल लिया, मैंने इसको चार्ज देता गया देता गया देता गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता गया। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज के हर पोर्शन पे एक्यूमुलेट हो चुका है, अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। मतलब कि इससे ज्यादा ये चार्ज नहीं ले पाएगा। अगर मैंने इससे ज्यादा इसको चार्ज दिया तो होता क्या है ना, ये अपने सराउंडिंग के साथ, इसके साथ जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें आयनाइज कर देता है। सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव कर देगा उसके आसपास को। तो होगा क्या, यहां पर एक बिजली सी कड़केगी जिसे बोलते हैं हम कोरोना डिस्चार्जिंग। खुद को डिस्चार्ज करेगा ना। क्या समझ में आता है? जैसे पेट खराब होता है, आप ज्यादा खा लेते हो तो पेट खराब होता है, तो डिस्चार्ज करते हो ना, फटाफट वो निकलता है मटेरियल जो अपने, जिसके कारण आपका पेट खराब हुआ है ना। तो यही चीज यहाँ भी, यहाँ पर कोरोना डिस्चार्जिंग होती है। कोरोना डिस्चार्जिंग टॉपिक हट चुका है, बट मैंने आपको समझाया थोड़ा कि चार्ज कैसे स्टोर होता है। तो हर मेटल, हर मतलब हर मटेरियल की अपनी एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। तो जितना ज्यादा चार्ज देते जाएंगे उतनी उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो अब क्या सीन होगा कि यहाँ पर हम ये कांस्टेंट हटाएंगे तो Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बनता है CV, और C इज इक्वल्स टू बनता है Q अपॉन V। C क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस है। आई बात समझ में? C क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस है ये।
क्लियर है? तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है। और 1 पिकोफैरेड क्या होता है? एग्जाम के लिए याद रख लो 10⁻12 और 1 माइक्रोफैरेड 10⁻6 फैरेड होता है। क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर पहले प्रूफ करा रहा हूं, देखना इसे गौर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, दो तीन चीजें याद रखो। अगर मुझे किसी स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस निकालनी है, 1 सेकेंड, मैंने इसे चार्ज दिया, ठीक है, इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, ये ठीक है, इसे मैंने कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज दिया, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, ये कैपिटल आर, जनरली एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन हो कैपिटल आर के साथ है तो उसे ही करा देता हूँ। ये डेरिवेशन किसका है? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कहने का मतलब हो गया कि कोई आइसोलेटेड स्फेयर है मेरे पास, उसकी कितनी क्षमता है चार्ज को होल्ड करने की। कोई चीज, कोई बंदा पूछे कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? क्षमता है वो अपने अंदर कितना चार्ज रख सकता है, अपने सरफेस पर कितना चार्ज रख सकता है। एक अमाउंट से ज्यादा रखोगे तो कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी, ये मैंने बताया। कोरोना डिस्चार्जिंग से कोई मतलब नहीं रखना है, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, भाई इतना याद रखो कि हमारे पास एक स्पेयर होता है, ज्यादा खाना देंगे तो पेचिस लग जाएंगे, इतना ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सीन क्या होगा, मैंने से पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो कैपेसिटेंस जनरली होता क्या है, देखो सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, है ना? क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो क्यू तो मुझे पता है इस पर कितना चार्ज है, तो अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं तो मेरे को मेरी कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो किसी स्पेयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होती है हमें पता है, कितनी होती है? क्यू आई मैंने प्रूफ कराया था, के क्यू बाई आर, कैपिटल आर सॉरी। ठीक है, मैंने समझाया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ये पलटी खा जाएगा। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू भी लिखना बेटर है, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये पलटी खा गया, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मल्टीप्लाई के भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गई कैपेसिटेंस, मतलब रेडियस बढ़ती जाएगी तो मतलब उसका साइज बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये आता है डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। मैं जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लो बस, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ, बस आपको इतना पढ़ना है, फिर न्यूमेरिकल लगाना है उसके बाद फटाफट। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर खत्म होने के बाद आएगी, तो पहले आपको इतना जरूर डन करना है खुद से। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, अब एक स्फेरिकल कैपेसिटर कॉन्सेप्ट था, बट अभी बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मूला याद रख लो आप। मतलब कि ये क्या है ना, कोसेंट्रिक स्पेयर है, मान लो मेरे पास एक ये स्पेयर रहा। ठीक है, दूसरा स्पेयर ये है। ठीक है, ये कोसेंट्रिक है, मान लो। अब थोड़ा इधर उधर बन गया तो उससे माइंड मत करना। अंदर वाले की जो रेडियस है उसे ए मान लो, और बाहर वाले की रेडियस क्या मान लो, बी मान लो। तो इन दोनों की जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो सी, वो कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब एक टॉपिक है जो बचा है, पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले मैं वो कराता हूँ। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है सीन, मान लो मैंने एक प्लेट ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, ओ नो, 1 सेकेंड। तो ये तो नहीं हो रहा कॉपी, मुझे बनाना ही पड़ेगा। व्हाट कैन आई डू, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ मेरे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है,
एक को मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है और एक को मैंने नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में मैंने मीडियम एयर रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट, वो कहां से कहां को फ्लो होगा? इधर से इधर की तरफ। ठीक है, दोनों के बीच में ये भी चार्ज शीट है। प्लेट किसका काम करेगा? शीट का काम करेगा। ये भी एक शीट का काम करेगा, है ना? तो दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी मान लेते हैं हम पहले? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितनी है? V है। क्लियर है? अच्छा देखो ना, मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है, तो पहले मेरा मोटो क्या होगा? Q अपॉन V, V फाइंड करना है ना। तो मेरा मेन मोटो क्या है? मुझे V निकालना है। तो V कैसे आएगा वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इन दोनों के बीच में निकालनी है, तो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये भी मैं मान लेता हूं d डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल अभी फॉर्मूला कराया था, V इज इक्वल्स टू ईडी, साइन नेगलेक्ट कर लेंगे, तो V का फॉर्मूला E। तो पहले मैं E निकाल लेता हूं। तो दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है अगर अपोजिट प्लेट्स हैं? तो ये पॉजिटिव प्लेट अगर यहाँ टेस्टिंग चार्ज रखूंगा, इधर को धक्का देगी किसी टेस्टिंग चार्ज को, ये भी इधर को खींचेगी, तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स? उसका फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, नहीं होगा तो पता होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मान लो इस पर मीडियम के भी रखा हुआ है। क्लियर है? सो अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फुल्ली, एग्जाम में ऐसा आता है कि या तो वैक्यूम है या तो फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ऐसा भी मान लेते हैं कि फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक या परमिटिविटी होगी वो कितनी होगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कितना होगा? के होगा। ठीक है, सो सिग्मा की वैल्यू होती है आपकी Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। सो मुझे पोटेंशियल निकालनी है, V इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, E इंटू डी होती है। तो E की वैल्यू क्या है? Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। सो अब मेरी कैपेसिटेंस कितनी आएगी फिर? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। D से D कैंसिल, ये पलटी खा गया, तो जो कैपेसिटेंस आई वो ओवरऑल कितनी आ गई? वो आ गई आपकी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो मेरी आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया, जो कैपेसिटेंस से डिपेंड करती है किसमें? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिपेंड करती है ए पर, ठीक है, डिपेंड करती है और एंटी प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उसकी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद, इससे पहले एक नया टॉपिक है, वो है आपका रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी स्टोर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने जनरली बताया, बेसिक, इसके बेसिक फॉर्मूला तो आप याद रख लो। ठीक है, आप तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज में जो होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, वैसे ही इसमें इसका अपोजिट होता है, इसमें 1 अपॉन C हो जाता है, इसमें मतलब वाइस वर्सा होता है। इतना तो आप समझ ही सकते हो ना भाई। इतना रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, जो चार्ज होता है वो सेम होता है, लेकिन और पोटेंशियल डिफरेंस होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होती है, चार्ज डिफरेंस होता है, करंट डिफरेंट होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तभी तो डिफाइन कर पाते हैं ना ये कौन सा अगर करंट डिफरेंट होगा तो समझ जाएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये तो दिमाग की बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये इसका फॉर्मूला आप दिमाग में रखना। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? अगर मुझे एनर्जी निकालनी हो तो कैसे मैं निकालूंगा? देखो, एनर्जी का रिलेशन किससे होता है? एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, तो मतलब वर्क ही होती है। इसमें मुझे क्या निकालना? वर्क निकालना होगा, है ना? ठीक है, तो और इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट है, एक तो कैपेसिटेंस का है, एक पोटेंशियल का है ना? तो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में वर्क का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो होता है Q इंटू, सॉरी, W बराबर Q इंटू, सॉरी, V इंटू Q, है ना? तो मान लो अगर मैंने किसी कैपेसिटर में छोटा चार्ज दिया, dq चार्ज दिया, ठीक है, 1 सेकेंड, आई हैव टू इरेज दिस पार्ट। देखो समझो इसे। ठीक है, अगर मैंने किसी कैपेसिटर में dq चार्ज दिया जिसकी पोटेंशियल v थी, तो वर्क डन भी तो dw हुआ होगा।
आई बात समझ में, ठीक है। छोटा छोटा ही तो वर्क डन होगा। तो मान लो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन जीरो से कितना चार्ज दे दूंगा, टोटल क्यू चार्ज देने पर जो टोटल वर्क डन आएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डी डब्ल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, इंटीग्रेशन जीरो से क्यू वी डी क्यू, है ना। आया भी यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, सो आप देखो आपको फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल सॉरी q इज इक्वल टू होता है सी वी। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन सी। सो यहाँ पर मैं v की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, जिससे 1 अपॉन सी बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन जीरो से q डी क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी पावर में कितना है 1, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 1 अपॉन सी वर्क डन, ये फॉर्मूला हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 जीरो से क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, जो वर्क डन आया वो आया आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर एक तो ये आ गया देखो, क्यू स्क्वायर बाई 2c ये आ गया, इससे ये भी बन सकता है, क्यू की वैल्यू चेंज कर दो, क्यू इक्वल टू सी भी रख दो, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर बन जाएगा। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना आ गया, W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, मैंने बताया ना एनर्जी क्या होती है, वर्क डन कार्य करने की क्षमता, ठीक है। सो कैपेसिटी टू डू वर्क ही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो आप उतना ही तो काम कर पाएंगे जितनी आपके पास एनर्जी है, तो वही चीज यहाँ पे है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमने W फाइंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता क्या है, मान लो आपने दो कंडक्टर लिए, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको सेपरेटली ना, फिर ये फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने दो कंडक्टर लिए, ठीक है, एक ये वाला प्यारा सा और एक दूसरे कलर का ले लेते हैं, ब्लैक कलर का, ठीक है। और ब्लैक की ये दूसरा कंडक्टर है, इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी। इसके पास शुरुआत में क्यू चार्ज था, Q1 था, और ये आपका Q2 था। ऐसा मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल शुरुआत में V1 थी, इसकी पोटेंशियल शुरुआत में V2 थी। ऐसा मान लेते हैं कि जो V1 की पोटेंशियल है वो ज्यादा है V2 से, तो होगा क्या, ये वाला हायर पोटेंशियल पर होगा, ये वाला लोअर पोटेंशियल पर होगा। अगर मैं इसमें एक वायर कनेक्ट कर दूं, अच्छा अभी वायर कनेक्ट नहीं किया है सपोज दैट, तो अगर नहीं किया है तो टोटल चार्ज कितना होगा, और टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं पहले, वो होगा आपका Q1 प्लस Q2। Q इज इक्वल टू होती है CV, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी कैपेसिटेंस कितनी मान लेते हैं C1, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी मान लेते हैं C2। तो C1 V1 प्लस C2 V2, टोटल कैपेसिटेंस आ गई, सॉरी टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अगर वायर से कनेक्ट कर दूं तो होगा क्या, इसमें चार्ज हायर पोटेंशियल से कहां की तरफ बहने लगेगा, लोअर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल कम है, तो चार्ज यहां से इधर की तरफ बहेगा, और तब तक बहेगा जब तक दोनों का लेवल, दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए। ऐसा क्यों होगा, देखो सीन क्या हो रहा है ना, एक बीकर ले लो, दूसरा बीकर ले लो, इन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर लो। अभी ये बंद किया हुआ है ये वाला पोर्शन दोनों के बीच में, ठीक है। इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, तो सीन क्या होगा, जैसे ही आप ये हिस्सा खोलोगे तो पानी यहां से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। आई बात समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब है तब तक चार्ज इसमें फ्लो होगा जब तक दोनों का चार्ज, जब ये लगाया तो दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए, दोनों का चार्ज क्यू ना हो जाए। अब देखो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, ठीक है। टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस Q, पहले वाले में भी Q हो गया, दूसरे वाले में Q, तो क्या हो जाएगा Q V प्लस सॉरी C1V प्लस C2V। तो जो टोटल चार्ज आया वो आया C1 प्लस C2। ये जो पोटेंशियल है ना, इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, क्यों, दोनों की पोटेंशियल अब सेम हो चुकी है, दोनों में पानी का लेवल सेम हो चुका है ना, तो सेम पोटेंशियल है। इसका कहने का मतलब यह है, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करें, ठीक है, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करें तो क्या होना चाहिए टेक्निकली, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल्स टू V इंटू C1 प्लस C2 होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब जब चार्ज यहां से यहां नहीं फ्लो हुआ था, तो जो टोटल चार्ज था और फ्लो होने के बाद जो टोटल चार्ज था, दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो V की वैल्यू आई, जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आई, वो कितनी आई आपकी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन
C1 प्लस C2, तो ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर है? अब लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात ये हुई है कि जब यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो हुआ तो ये वायर थोड़ा हीट हो जाएगा, समझ लो, जूल हीटिंग इफेक्ट होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी लॉस हुई उसका जो फॉर्मूला है वो ये है दोस्तों, ये डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड में पेन चेंज कर लूं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस है जो उस वायर में हुई। क्लियर? कुछ हीट अमाउंट में लॉस हुई होगी, कुछ हिसाब से लॉस हुई होगी, तो टोटल एनर्जी जो लॉस हुआ है वो ये फॉर्मूला है, जो कि आपका एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन भी है इसमें। आई बात समझ में? जो इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में 200 वोल्ट पोटेंशियल की बात करता है, उसमें यही फॉर्मूला यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है इसके बाद चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने ये चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता है, इतना ही पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको रिवाइज करने हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए इसके न्यूमेरिकल लगाने हैं, जितने ज्यादा आप लगा सकते हो। क्लियर है? मैं भी न्यूमेरिकल की सीरीज लाऊंगा, बट पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट करना चाहता हूं। इसमें थ्योरी क्या होती है? डेरिवेशन ही होता है फिजिक्स में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे क्लासेस।